आज तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सर नियर अबाउट मैंने मतलब मेरे यूट्यूब पे सारे ऑडिशंस पढ़े हैं पर्सनल, बाहर जितना दिया है। तो आप लोग और जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होगा। पर्सनल मैंने प्राइवेट करके रखा है सर, सिर्फ अरे यार, मैंने वेब सीरीज़ भी की है। वेब सीरीज़ बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। लाइक जब भी वेब सीरीज़ करो तो वेब सीरीज़ में यही फ़ील आता है क्योंकि डायरेक्टर आपको पूरी तरह से छोड़ देते हैं। बहुत ही बोलते हैं ना, दम लगा के अच्छी चीज़ें करनी है, जिसमें पोटेंशियल डालूँ, मेहनत डालूँ और सारे का सारा मेरे डायरेक्टर बाहर निकाल के ला सके मेरे। एक बात आप देखिए कि जितने भी एक्टर ऐसे हैं जिनके रोल कटे हैं, मैं बाद में बहुत बड़े एक्टर बने हैं। डेफिनेटली। सबसे पहले तो मैं यही बोलता हूँ कि फैमिली को कन्विंस करो, क्योंकि सर अगर फैमिली कन्विंस होती है आपकी तो आपके पास सबसे बड़ा विल पावर आ जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, उसकी स्ट्रगल करते हैं और जॉब मिल जाता है, और उसके बाद जो एक कही जाती है दुनिया में बनी बनाई सेटल लाइफ जीते हैं। और दूसरे वो होते हैं कि ये सब करने के बाद भी फिर से स्ट्रगल का रास्ता चुनते हैं, फिर स्ट्रगल करते हैं और अपनी इनर वॉइस के हिसाब से दोबारा अपना करियर को डिजाइन करते हैं। पहले वाले केस में कोई कहानी शुरू ही नहीं हो पाती, कोई पहचान बन ही नहीं पाती, कोई आइडेंटिटी बन ही नहीं पाती। और इसलिए आप देखेंगे ज़्यादातर लोग, भले ही वो बड़े बड़े जॉब्स प्रोफाइल में रहे हों, वो हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस मकसद से हम इस दुनिया में आए हैं वो ये है कि हम अपनी आइडेंटिटी बनाने आए हैं, हम अपनी पहचान ढूंढने आए हैं, और वही नहीं मिल पाती। लेकिन जिनको ये क्लियर हो जाता है कि नहीं, उनको अपनी आइडेंटिटी ढूंढनी है, पहचान ढूंढनी है, बनानी है, वो दोबारा से एक रास्ता चुनते हैं, भले मुश्किलों भरा हो, लेकिन फिर उस रास्ते पे चलते हुए एक दिन वो मुकाम बना भी लेते हैं। और उनकी खुद की एक कहानी होती है जो दूसरे भी सुनना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं। और ऐसी एक कहानी प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं, आशीष की, दीक्षित की। इनसे हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट मुलाकात थी, और आज इत्मीनान से बात करेंगे। तो आशीष, ये पहले इंजीनियर बने, है ना? जैसे ही हमारे घरों में मिडिल क्लास में होता है कि इंजीनियर बन गए, भाई लड़का सेटल हो गया है, सेटल हो। तो चलो शादी वादी करते हैं इसकी, है ना? और सिर्फ अपने परिवार वाले नहीं बोल रहे होते, रिश्तेदार भी चालू हो गए हैं, पड़ोसी भी चालू, भाई शादी कब हो रही है। एग्जैक्टली। तो ऐसे माहौल में आपने ये एक्टर का रास्ता कैसे चुन लिया? सर एक्चुअली इसकी कहानी शुरू होती है मेरे कॉलेज डेज से। लाइक जब तक मैं 12th में था तब तक बहुत ही सीधा साधा बॉम्बे में रहता था, फैमिली के साथ रहता था। तो मुझे एक मतलब कि खुला हुआ एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता था, बिकॉज मुंबई में फैमिली के साथ रहना एंड कुछ कॉमन दोस्त, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही मैं इंजीनियरिंग करने नागपुर गया, मतलब कि सिलेक्शन हुआ या ट्रिपल ई में अच्छे खासे रैंक आए थे, तो मुझे ऑल ओवर इंडिया के टॉप 10 कॉलेज कैंपस में मेरा सिलेक्शन हुआ। वाईसीसी कैंपस में, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग करने जब वहाँ पे गया, देन आई रियलाइज़ कि यार यहाँ पे ना कुछ अलग है। मतलब कि घर से दूर निकलना, खुद के कपड़े खुद धोना, एंड देन रियलाइज़ होना कि कि ऐसी भी लाइफ होती है, हॉस्टल लाइफ ऐसी होती है, ऐसे जीना पड़ता है, ये करना पड़ता है। एंड वहाँ पे जब मैंने अपने कुछ सीनियर्स को देखा जो कि पास आउट होने वाले थे, फाइनल ईयर में थे, फाइनल ईयर में रहते हुए उन्होंने मतलब हर एक डिपार्टमेंट में, लाइक बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक डांस, फैशन शो, सारी चीज़ें हर एक जगह सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो देन आई रियलाइज़ कि यार कुछ तो अलग करते हैं यार इन लोग, ये चीज़ हम भी करते हैं। तो फर्स्ट ईयर से ही मतलब वो दिलो दिमाग में आ गया था कि ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहना, थोड़े मतलब सीनियर से डर के रहना, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई। जैसे ही सेकंड ईयर आया, हम खुद सीनियर हो गए, तो ऐसा लगा कि अब सारी चीज़ें अपने हाथ में, पूरा कॉलेज हमारे मुट्ठी में है। तो खुद का एक टीम बनाना, फैशन शो, सिंगिंग कंपटीशन के लिए एक बैंड क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें मुझ में थी नहीं। वो अचानक से कहीं न कहीं एक वाइब होती है या इंसान के अंदर की एक बोलते हैं ना ख्वाब होती है, जो समय पे ही फूट गया। एंड जैसे ही फूटा तो मैं ये सारी चीज़ों में ज़्यादा घुस गया। एंड उसके साथ-साथ कहीं न कहीं पढ़ाई में भी, मतलब स्टडी में भी मैं पीछे नहीं था। मैंने हमेशा से अपना 100 दिया है पढ़ाई में। तो 100 देने के बाद भी मैं फैशन शो, सिंगिंग, ये सारी चीज़ें करते रहा। एंड ये हमने फाइनल ईयर तक किया। मतलब हमारे कुछ कॉमन दोस्त थे वहाँ पे, मिलजुल के हम लोग सब साथ में करते थे। 4-5 लोग हमारे ग्रुप में थे, हम सब लोग साथ में करते थे। एंड देन वहाँ से जैसे इंजीनियरिंग पास आउट हुए, हम सब बिछड़ गए। मैं उस समय कविताएं भी बहुत लिखता था, तो फाइनल ईयर में मैंने कुछ दोस्तों के लिए कविताएं लिखी थी। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद जब हम बिछड़े, सब कोई यहाँ गया, कोई पुणे गया,
और मैं भी पुणे के एक छोटे से आईटी फर्म में जॉब करना शुरू कर दिया। जब वहाँ पे जॉब कर रहा था, देन कहीं ना कहीं वो होता है ना कि कॉलेज की मेमोरीज या वो रिकॉल बात- हुई है सारी चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगता था यार ठीक है, लेकिन जो मुझे चाहिए था लाइक मेरा ये था हमेशा से ख्वाब कि मुझे कुछ अलग करना है। क्या अलग करना है कि डिसाइड नहीं था। मुझे ये लगता था कि यार मतलब ना भीड़ है, इट्स ओके, लेकिन मुझे इनमें से निकलना है। ये चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ उसको एंजॉय नहीं कर एग्जैक्टली सर, मतलब मैं ये चीज़ें तो अब दुनिया की सुन के मैं बोल रहा हूँ कि भीड़ में से अलग होना, लेकिन तब पता नहीं था भीड़ में से अलग होना भी कोई एक मुहावरा है या कहावत है। तो ऐसा लगता था कुछ अलग करना है, क्या अलग करना है ये पता नहीं था। तो उस समय इंडियन नेवी के कॉलेज में आया, मैं टॉपर था, टॉपर होने की वजह से इंटरव्यू में बैठ गया, बट ड्यू टू सम परसेंटेज मेरा 12th में कम था, 60 के ऊपर नहीं था, तो मेरा रिजेक्शन हुआ। रिजेक्शन के बाद कहीं ना कहीं वो कहावत हो गई, छन से टूटा जो सपना काइंड ऑफ। फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है यार, अब जो होगा सो होगा। फिर वही पुणे में एक छोटे से आईटी फर्म में काम करते करते आई रियलाइज़ कि नहीं, जो मुझे चाहिए था आईटी कंपनी में वो चीज़ नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पे। तो वो चीज़ जैसे ही नहीं मिला मुझे, मैं खुद से डिसअपॉइंट होते गया, एक सैचुरेशन लेवल जैसे ही अप हो गया, एंड देन मैंने वहाँ पे वो चीज़ को बाय बोला एंड मुंबई आ गया। एंड तो वही कहावत हुई थी, जैसे थ्री इडियट में कहावत थी, बेटा मतलब कि मेरे डैड ने पूछा बेटा कितने दिन के लिए आया है, बट पापा को लगा कि छुट्टी लेके आया हूँ। मैंने बोला पापा अब समझ लो क्या है ही गया हूँ, पता नहीं कब जाऊँगा मैं, क्या करना है, किस कंपनी में जॉब करना है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। कुछ नहीं पता। और पापा ने बोला पागल है, मतलब जॉब करेगा तभी तो धीरे धीरे सैलरी बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा सपना मतलब कि पापा जो बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। हर एक पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका बेटा अच्छे से पढ़ाई करे, क्योंकि वो आपके लिए बुरा नहीं चाहते, कभी भी बुरा नहीं चाहते। वो यही चाहते कि मेरा बेटा जो किया है उस चीज़ के लिए बेटर साबित हो, दैट्स इट। तो कहीं ना कहीं पापा भाई सभी का कहना बिल्कुल सही था कि बेटा तू जो कर रहा है ये मे बी मतलब कि गलत है, अभी बैठ के कुछ नहीं होगा। तो मैंने पापा बोला पापा चल मैं कर लूँगा, कुछ अच्छा करूँगा। तो उस दरमियान कुछ समय था, नियर अबाउट 1 डेढ़ महीने का, तो मेरा 1-2 काफ़ी नियर बाय बिल्डिंग में मुंबई में कल्याण में फ्रेंड्स थे जो थिएटर करते थे, मराठी थिएटर। तो उन्होंने बोला आजा आशीष चलते हैं मराठी थिएटर देखने। तो थिएटर प्ले देखने गया। देन जब थिएटर प्ले में देख रहा था सब कि या देन वो कॉलेज वाली मेमोरीज बैक हुई। मैं बोला यार कितना अच्छा था यार, मतलब कितना अच्छा लग रहा है देखने में। जैसे ही उनका परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ, पूरी ऑडिटोरियम खड़ी होकर तालियां बजाई। देन आई डोंट नो, उस तालियों के बीच में सच में सर, ये कोई कहावत नहीं है, ये सच में बता रहा हूँ, उन तालियों के बीच में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ है, आई थिंक ये अच्छी चीज़ है यार। मतलब मैं करता तो था कॉलेज में, मतलब थोड़ा सा एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ये भी तो हटके हैं, मुझे जो चाहिए था मैं भी वही हूँ। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा भाई बताओ ऑडिशन कहाँ होता है, ऑडिशन कहाँ होता है। अब वो मराठी था, तो उन लोगों का एक अलग अप्रोच होता है, उनकी इंडस्ट्री में बहुत कॉन्टैक्ट से काम मिलते हैं, वो थिएटर प्ले करते रहते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स उसी वहाँ से ही उठा लेते हैं सब कि मुझे तू चाहिए तो मेरे फिल्म में, मुझे तू चाहिए मेरे शो में। तो वैसा नहीं था हिंदी का उस समय, बस एक ही एड्रेस, जैसा कि आपने भी बहुत बार बताया होगा सबको, श्री जी पहुँच जाओ, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडियो हैं फर्स्ट फ्लोर पे, भाई जा तू, वहाँ पे ऑडिशन वगैरह चल रहे हो। देन मैंने बोला यार ऑडिशन तो ठीक है, घर पे क्या बोलूँगा, घर वाले क्या सोचेंगे कि क्या जा रहा है ये, क्या कर रहे हैं। देन मैंने घर वालों के लिए नाइट शिफ्ट जॉब ढूंढी, टेक्निकल सपोर्ट, और ठाणे में थी वो फॉर्म। तो मैं ठाणे में नाइट शिफ्ट करता था सर, मतलब 8 बजे से लेके मॉर्निंग के मतलब नियर अबाउट जाता था 3 साढ़े 3 बजे, मैं लॉग आउट करके निकल लेता था, और घर पे आके सो भी जाता था, 9 बजे उठता था। एंड 9 बजे कल्याण में रहते हुए उठ के मैं तैयारी करके वापस से आता था मॉर्निंग में, पूरा बैग प्रिपेयर करके, एंड 9 साढ़े 9 बजे मुंबई में आ गया। उस समय कोई दोस्त यार नहीं थे, कभी कभी इन्फिनिटी मॉल चले जाना, वहाँ पे बैठे बैठे इंतज़ार करना कि यार कोई है क्या, मतलब कि मिलेगा या नहीं। फिर 10 बजे 11 बजे से ऑडिशन शुरू होते थे, तो वहाँ से तैयारी करके थोड़ा सा एसी का हवा वगैरह खा के अच्छे से तैयारी करके फिर हम निकलते थे ऑडिशन के लिए। एंड जैसे ऑडिशन में गए, वहाँ पे बहुत सारे दोस्त यार बन गए, पहले ही दिन में वो बन जाते हैं। वो जब रिजेक्शन होता है ना, यू आर या इन आउट, आउट वाले जितने रहते हैं ना 3 बार, सब दोस्त बन जाते हैं। वो क्या सामने वाले को गाली देते देते दोस्त बन जाते हैं, यार रिजेक्ट कर दिया, ये कर दिया। तो दैट टाइम मैं भी दोस्त बन गया, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता था ना सर, सिंपल सी बात है, बस मेरा ख्वाब था कि मुझे करना है, वो चीज़ मुझे वहाँ तक लेकर गया था।
तो जो जिन बंदों से मैं मिला, जिनको आउट किया था, मुझे पता चला कोई बीएनए से है, कोई एनएसडी से है, ओह बट वो ऐड का चल रहा था, तो वो लुक देख रहे थे, तो इसलिए रिजेक्ट किए। तो उनसे पूछा मैं क्या किए हो, ये किए हो? तो उन्होंने बताया भाई मैं एनएसडी से हूँ, ये क्या हूँ, ये क्या। और उनकी आवाज़ में कमांड, क्लैरिटी एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझ में नहीं थी। एंड वो चीज़ मैंने खुद नोटिस किया अपने आप में कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ किया हूँ, लेकिन ये बंदे दिखने में मतलब रॉ दिख रहे हैं, लेकिन इनकी हर एक चीज़ों में पोटेंशियल है, मतलब दम है। दैन मैंने बोला यार नहीं। फिर उनसे ही मैंने पूछा कि यार यहाँ पे कैसे एक्टिंग सीखते हैं, कुछ आइडिया है क्या? तो उसने उन लोगों को आई थिंक नहीं आइडिया था, क्योंकि वो भी नए थे बेचारे। सो उन्होंने बोला नो आइडिया। तो ऐसे ही करते करते सर, मतलब कि मैं 2-3 दिन तक ऐसे ही मेरा सिलसिला चला। एंड नियर अबाउट 2-3 दिन में मैंने 4-5 ऑडिशंस तो दिए थे, लेकिन एक बंदे को आई डोंट नो सर, उसका चेहरा भी याद नहीं आता एंड उसका नाम भी याद नहीं है मुझे। श्री जी में ही एक स्टूडियो था, ब्लैक कलर का डोर था, आई डोंट नो, मुझे तो कैसा समय हो गया वहाँ पे बहुत। तो वहाँ पे एक बंदा था, उसने मुझे बोला था, जैसे मैं ऑडिशन दिया, तो ऑडिशन सर उस समय देने का ना कोई मतलब नहीं रहता था, मतलब बस जाना है, कैसे भी करके हट जाना है कैमरे के सामने से, भूल के हट जाना है, वो डर रहता था। तो वो चीज़ मैं किया। देन वो बंदे ने मुझे बताया कि आपका लुक है, आप सब अच्छे दिखते हो, आप बहुत अच्छे दिखते हो, आप ना एक्टिंग करो, मतलब वर्कशॉप करो, कुछ किया है, थिएटर वगैरह किया है? मैंने बोला नहीं। तो उसने मुझे आइडिया दिया कि वर्कशॉप्स बहुत सारे होते हैं, वो करो आप अच्छे से। उस बंदे ने मुझे एक कॉन्टैक्ट दिया था और उस कॉन्टैक्ट पे मैंने व्हाट्सएप किया था। दैट टाइम व्हाट्सएप नया नया आया था, मतलब तो बहुत पहले ही आया था, मेरे मोबाइल में नया नया आया था। और उस चीज़ के लिए मैंने व्हाट्सएप डाउनलोड किया और मैंने उस बंदे को पिंग किया, तो पता चला जैसे छोटे छोटे ये होते हैं स्टूडियोज़ टाइप के होते हैं, उनका नंबर था। तो उन्होंने बोला कि हाँ वर्कशॉप होते हैं। तो वहाँ पे मुझे मिले अरुण मित्रा, जो कि बीएनए के स्टूडेंट भी हैं, प्रोफेसर भी, अभी एज एन प्रोफेसर बहुत सारे लोगों को एज अ गुरु एक्टिंग भी सिखाते हैं। और राजकुमार हिरानी जी को भी एसोसिएट किया है उन्होंने, और ख़ुद की फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं अब, लेकिन उस समय वो मोस्टली एक्टिंग ही सिखाते थे। तो एक्टिंग सीखी वहाँ पे, मतलब एक ग्रुप थी 30 लोगों की, 30 लोगों के ग्रुप में एक्टिंग सीखी। और मुझ में जब उन 30 लोगों के बीच में बैठा, देन आई स्टार्टेड रियलाइज़ कि मतलब भाई मेरा तो सिलसिला बहुत ही पीछे है, ये बहुत आगे हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट थे। एंड सर वहाँ पे मैंने अपने आप को, मतलब सर ने जो भी चैलेंज दिया, जो भी टास्क दिया, उस सब में मैंने 100 दिया, क्योंकि मेरा यही है, अगर मैंने ठान लिया तो मैं करता हूँ। मैं मतलब आज भी गई हूँ सर, अगर मैंने किसी चीज़ को ठान लिया कि मैंने आपसे अगर प्रॉमिस कर दिया कि सर ये चीज़ मैं करूँगा, तो मैं ज़मीन आसमान एक कर देता हूँ करने के लिए, पीछे बिल्कुल नहीं हटता, चाहे भूख प्यास कुछ भी हो, मैं सब नीचे फेंक देता हूँ। तो वही चीज़ उन्होंने मुझे टास्क दिया, और सारे 29 को 29 बच्चे टास्क कभी कभी नहीं करते थे, लेकिन इकलौता मैं टास्क कंप्लीट करके आता ना, तो सर का कहीं ना कहीं प्यारा वो बन गया, शिष्य बन गया मैं। तो सर ने एक्टिंग सिखाई बहुत सारा, मतलब कि उसके बाद भी मुझे मिले बहुत बार, बहुत सारी चीज़ें सिखाए। एंड देन फिर ऑडिशन का सिलसिला। इन बिटवीन भी ऑडिशन दे रहे थे या नहीं सर दे रहा था, दे रहे वेरी गुड। ऑडिशन देना कभी नहीं छोड़ा। हाँ, तो जो पहले एंजाइटी आपको रहती थी कि यार बस किसी तरह निपटा और भागो, वो धीरे धीरे कम हो रही होगी? कम हो रही थी इसलिए क्योंकि जब मैं वर्कशॉप कर रहा था सर, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ रहा था, क्योंकि सर आते से ही 2-3 मतलब क्लासेस में ही उन्होंने ये चीज़ सिखा दी कि देखो ऑडिशन के ना ये सब डू एंड डोंट्स होते हैं, यू नो, हाथ ऐसे ऐसे नहीं करना, मुंह भी नहीं हिलाना ज़्यादा, आंखों से जितना हो सके प्ले करो, ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज नहीं। लेकिन स्टिल कितना भी समझाया, उस समय नए थे तो नहीं होता था, लेकिन ट्राई सर पूरा रहता था। तो जब हम एक्टिंग सीख रहे होते तो हमारे पास एक टास्क होता है कि एक्टिंग सीख रहे हैं, उसके साथ 1-2 ऑडिशन भी दे दिए तो हो गया। जब क्लास खत्म होती है फिर वही सवाल शुरू होता है कि अब क्या करना। अब क्या तो करना? आपको ये मालूम था मुझे ऑडिशन ही अब कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि आपने कंटिन्यू किए थे, बिल्कुल सर। है ना? तो सर क्लासेस करते करते कैसे हफ्ते में 3 क्लास 4 क्लास होते थे, तो रेस्ट ऑफ द डेज मतलब ऐसा होता था कि फ्री रहता था। तो फ्री में क्या करें, तो कुछ अच्छे दोस्त बन गए हैं क्लास में, उनके साथ ऑडिशंस पे चले जाना, ऑडिशंस दे देना। तो ऐसे ही करते करते सर मुझे मतलब कि एक मतलब कि छोटा सा कैरेक्टर मिला था, एसीपी अर्जुन स्टार प्लस पे आता था दैट टाइम। तो एसीपी अर्जुन में एक खबरी का कैरेक्टर था, खबरी, मतलब एंड खबरी थोड़े से रॉ होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा स्मार्ट था, लेकिन मुझे लॉक कर दिया था उन्होंने कि भैया ये लमसम छोटा मोटा अमाउंट है, और वो अमाउंट आज भी मुझे याद है सर, मैं बिल्कुल नहीं हिचकता दुनिया को बताना, 2500 रुपये पर डे थे मेरे।
एंड बोला था भाई 3 दिन शूट होगा, 3 दिन बोल के 2 दिन ही शूट किया था। 2,500 रुपये दिया था, ये बात है 2014 की। तो 2,500 रुपये मुझे उन्होंने लॉक कर लिया और सर मैं बहुत खुश हुआ था। बोले यार कमाल हो गया, मतलब कुछ तो अच्छा हुआ है। पूरी जर्नी हुई ना, मतलब कम से कम पहला। सबसे बड़ी बात ये थी ना, मुझे घर वालों को दिखाने के लिए कुछ मिला कि देखो मैं स्क्रीन पे आया। मतलब उन लोगों को कुछ नहीं पता था कि ये कर क्या रहे हैं, उनको तो यही लगता था नाइट शिफ्ट में जाता है, डे में अपना क्या करता है, हमें क्या होता है, जॉब पे जा रहा है, अच्छे से खुश है, हैप्पी है। और मैं घर वालों को कभी नहीं बताया कि मैं एक्टिंग में ट्राई कर रहा हूँ दैट टाइम तक, जब तक मेरा टेलीकास्ट नहीं हुआ प्रॉपर। तो वो छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था सर मैं, एंड वो नहीं, वो 2-3 मिनट का प्रॉपर मोनोलॉग था। ACP जो अर्जुन बना था उसके साथ बैठा हुआ था, ड्रंकन सीन था ये। और उस समय ड्रंकन सीन वगैरह मुझे सर आज भी कहीं ना कहीं सबसे चैलेंजिंग मुझे एक ही सीन लगता है, वो है ड्रंकन। क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, क्योंकि हर एक दूसरा बंदा ड्रिंक करने के बाद कैसे बिहेव करता है, सबका नज़रिया अलग होता है, थॉट अलग होता है। तो ये आज भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट टास्क होता है कभी कभी। तो मैं किसी सीनियर से पूछता हूँ, 10 लोगों का राय लेता हूँ, अपना करता हूँ फिर। तो उस समय मुझे ड्रंकन मिला था और मैंने कर लिया था, जैसा जैसा तैसा हो गया था। एंड मैंने फैमिली को दिखाया तो मेरे डैड को ये लगा ठीक है, अच्छा है, पापा को खुशी हुई, सबको, पूरी फैमिली को खुशी हुई कि दिखा तो टीवी पे। और उस समय सर टीवी वगैरह पे दिखना बहुत एक अलग कमाल की बात होती थी। नियर अबाउट 4-5 सोसाइटी के लोग भी बात करने लगते थे, यार ये टीवी में काम किया, उसने टीवी में काम किया। तो वो चीज़ थी, तो डैड वगैरह ने कुछ बोला नहीं उस समय भी। तो वर्कशॉप ख़त्म हुआ, वर्कशॉप के बाद अगेन ऑडिशन वाला प्रोसेस। तो सब बैक टू बैक, मतलब कि मैं बालाजी के बाहर जाके ऑडिशंस के लिए खड़े रहता था। कभी यहाँ वाले स्टूडियो के लिए यशराज वाले लेन में, कभी चांदीवली स्टूडियो, कभी यशराज। तो ऐसे करते करते मुझे गुमराह में वी चैनल पे आता था। उसमें मुझे एक फ्रेंड का कैरेक्टर मिला पहले, कि हीरो है, हीरो के दोस्त का कैरेक्टर है, करेगा? मैंने बोला हाँ कर लूँगा। तो उसमें भी लमसम वही अमाउंट था और मैंने कर लिया, 3 दिन का शूट था। एंड उसके बाद बालाजी में ही एमरजेंसी पे कास्टिंग चल रही थी, बहुत ही अर्जेंट कास्टिंग थी उनकी। एंड उन्होंने मुझे बोला कि गुमराह में लीड आया है, करेगा? तो मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला बजट इतना ही है जितना तुझे लास्ट टाइम दिए थे। मैंने बोला हाँ। मैं बोला लीड मिलेगा, हाँ। मैं बोला हाँ कर लूँगा मैं। और मुझे अर्जेंट बेसिस पे से उन्होंने लॉक कर दिया और वहाँ से मेरा लीड का सफर शुरू हुआ। तो मतलब यहाँ पे आपका डिसीजन हो गया था कि अब यही करियर है? हाँ सर, हाँ। और घर वालों का? घर वालों का सर, एक्चुअली घर वालों का तो नियर अबाउट बोल सकते हो अब 2-3 साल लगा ओह, समझने में। मेरे घर वालों के लिए ये बड़ी बात नहीं थी कि आप टीवी पे आ रहे हो, उनके लिए ये बड़ी बात थी कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं या नहीं। क्योंकि माँ बाप, परिवार जो होता है वो यही देखना चाहता है कि अब तू, मतलब कि एक होता है सर, ये बोलते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली की एक सोच होती है और वो गलत भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही। क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये जॉब करता 30,000 पर मंथ कमाता, ठीक है, अब ये एक्टिंग कर रहा है, क्या 30,000 कमा रहा है? उनका बस यही परसेप्शन रहता था, थॉट रहता था कि ये एक्चुअली है क्या। लेकिन जैसे मैंने 30 का 3 गुना चालू कर दिया कमाना, उसका 10 गुना चालू कर दिया कमाना महीने का, तो उसके बाद खुद ब खुद उन्हें पता चल गया कि मतलब कि जो भी कर रहा है वो बेहतर है, उसके लिए ही बेहतर है। क्योंकि फैमिली ओवरऑल यही है, वो फाइनेंशियली आपको स्टेबल देखना चाहती है। तो जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हुआ, धीरे धीरे शोज़ करना शुरू किया, लीड किया, फिर महीने भर ब्लॉक लीड में, तो वही चलता है सिलसिला 30-30 दिन ब्लॉक। तो मॉम डैड सब लोग धीरे धीरे हैप्पी होना, स्प्रेड करना न्यूज़ को कि मेरा बेटा हीरो है, ये है, वो है, चर्चाएँ हर जगह। तो ये सब धीरे धीरे मिलती है सर। तो मैंने पहले फैमिली को इम्प्रेस करना ज़रूरी नहीं समझा, पहले मैं अपने आप को इम्प्रेस किया कि भाई मैं वाकई हूँ या नहीं, पहले चेक आउट एंड देन उसके बाद ढिंढोरा पीटूंगा मैं जो भी है। तो एक टाइम वो था जब आप ऑडिशन से डर भी रहे थे, फिर भी आप देते थे। बिल्कुल। आज आप इतने पक्के हो गए कि कहीं भी खड़े होकर ऑडिशन दे देते होगे। बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि ऑनलाइन आजकल है। अच्छा। तो आपके हिसाब से जो एमेच्योर एक्टर हैं, नए आते हैं, वो क्या गलती ना करें ऑडिशन देते रहे जो मैक्सिमम कर जाते हैं? सबसे पहले तो ये कि देखो, एक हेजिटेशन, डर सब में रहता है कि यार मैं ऑडिशन में जा रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे हम घर पे प्रिपेयर करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, हमें पूरे डायलॉग याद रहते हैं, पूरा याद रहता है। जैसे हम कैमरे के सामने जाते हैं, हम पूरा वैनिश हो जाते हैं। ये सिलसिला हमारे साथ भी होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम अवार्ड फंक्शन में परफॉर्मेंस देने जाते हैं,
तो जब तक रिहर्सल होता है हर एक स्टेप प्रॉपर करते हैं। जैसे अवार्ड फंक्शन में जाते हैं, हमारे सामने नियर अबाउट 300-400 लोग, जब 500 लोग रहते हैं, तो वो लाइट्स वगैरह पड़ते हैं, तो एक अलग से एक वाइब रहती है। कभी कभी जो अच्छे डांसर रहते हैं वो खिल के डांस करते हैं, जो डांसर नहीं रहते मेरी तरह, बिकॉज आई एम नॉट डांसर, मैं उतना अच्छा डांसर नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो हेजिटेशन, डर आज भी रहता है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले वो निकालो, क्योंकि कोई भूत आपके सामने खड़ा नहीं है, आपके सामने आपका कैमरा है, आपका प्यार है, आपका ड्रीम है। दूसरा सामने जो ऑडिशन लेने वाला है वो भी इंसान ही है। आप गलती करोगे ज़्यादा वो क्या बोलेगा, सर वो नो करते हैं, है ना। तो सबसे पहले डर निकालो, बस यही सोचो यू आर द बेस्ट। सामने वाले जितने हैं मुझसे सब डाउन है, अपने आप को पूरा मोटिवेट करो। अगर आप मोटिवेट नहीं हो, वो आपके चेहरे पे दिखेगा, आपके डायलॉग डिलीवरी में दिखेगा, आप लड़खड़ाओगे, आप जहाँ पे भी थोड़े सा शब्द को भी भूलेंगे, आपकी आंखें, कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आंखें भी पकड़ लेती है कि आप डायलॉग भूल चुके हो। आप भले उसे बनावटी करो, सर आज भी कभी कभी होता है, कोई सीन हम करते हैं, हम कोई लाइन अगर भूल गए हैं, तो चलो वो तो अब धीरे धीरे कला आ गई है हमें कि लाइन भूल गए हैं, तो हम सडनली आए डाउन करके अपना इम्प्रोवाइज करके निकल लेते हैं। लेकिन जो नए होते हैं वो घबरा जाते हैं कि यार लाइन भूल गया, पूरा फिर से करना पड़ेगा यार, पूरा रीटेक होगा। फॉरगेट, लाइन भूल गए, मूड मत छोड़ो, मूड कैरी ऑन करो। ओवरऑल जो डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, क्रिएटिव्स, प्रोड्यूसर्स जो देखते हैं वो यही देखते हैं कि ये बंदे का फेस, ये बंदे का डायलॉग डिलीवरी, ये बंदे का पोटेंशियल एनर्जी परफेक्ट है क्या, बाकी तो सब कुछ सेट पे कर ही लेते हैं। राइट। सबसे बड़ी मैंने नॉर्मली ये देखा, बहुत सारे स्ट्रगलर जितने भी हैं जो ऑडिशन देते भी हैं शुरू में तो बहुत जोश में रहते हैं, रोज़ ऑडिशन देने जाएंगे, रोज़ ऑडिशन के बारे में पता करेंगे। बिल्कुल। बट मैंने ये देखा है कि जितने भी लोग 25-30 ऑडिशन दे लेते हैं, 25-30 ऑडिशन दे लेते हैं और उनका कुछ नहीं होता, तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और तब वो ऑडिशन देना बंद कर देते हैं। शायद तब उनको रखना चाहिए कंटिन्यू, क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे थे और मैक्सिमम यही गलती कर रहे हैं कि उस जगह रुक रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो सर नियर अबाउट मैंने मतलब मेरे यूट्यूब पे सारे ऑडिशंस पढ़े हैं, पर्सनल, बाहर जितना दिया है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होगा। पर्सनल मैंने प्राइवेट करके रखा है सर, सिर्फ बताया, बट मैं उसे मतलब पब्लिक भी मैंने करने का सोचा है कि पर्टिकुलर टाइम पे मैं पब्लिक करूँगा। नियर अबाउट मेरे ऑडिशंस पड़े होंगे, मतलब अभी भी मेरे प्राइवेट में 600 से 700 ऑडिशंस पड़े होंगे। ओके। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैंने ऑडिशंस नहीं, मैंने बहुत ऑडिशंस दिए हैं और आज ऑडिशन के ही बेस पे मुझे पता है कि ऑडिशन में एग्जैक्टली क्या करना है। एंड ऑडिशन में आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, मतलब कि मैं यूज़ करता हूँ, क्या होता है कि ऑडिशन में जैसे कि शुरू हुई है कि हाय हमारा नाम है समथिंग XYZ, तो लोग क्या करते हैं कि एग्जैक्टली वहीं से शुरू करते हैं। टेक योर टाइम, जस्ट इम्प्रोवाइज समथिंग एल्स, कुछ अलग करने की कोशिश करो, कुछ अलग। क्या होता है ना कि सब लोग एक ही तरह करते हैं, हर एक बंदा अलग अलग अगर करेगा ना, तो डेफिनेटली कास्टिंग डायरेक्टर, क्रिएटर्स थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं क्या किया है अलग तूने, तो कुछ अलग करने की कोशिश करो। अभी सपोज कुछ दिया है कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि समथिंग XYZ नाम है कैरेक्टर का, उसने पुकारा और बोला कि समथिंग हमारा नाम है ये, ठीक है, आवाज़ दिया हमारा नाम है ये नाम बस हमारी माँ लेती है और किसी में दम नहीं है, सपोज एक डायलॉग है। तो लोग क्या करते हैं, वैसे ही पुकारते हैं, अपना नाम ऐसे करके पुकारे, हमारी माँ नाम लेती है, उसमें डू समथिंग एल्स, कुछ अलग करो। क्या कर सकते हो, ये मैं रहूँगा, मैं मेरे तरीके से करूँगा, आप रहोगे, तो कुछ अलग सोचो, क्योंकि वही क्रिएटिविटी आपके ऑडिशंस को वो क्रिएटिव तक पहुँचाता है। मेरा तो ये धारणा है सर, मैं यही करता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करता हूँ एंड जितना हो सके अपने ऑडिशन को यूनिक बनाने की भी कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि जो राइटर, कभी कभी देखो जैसे माइथो शो हो गया या कोई पोएटिक वाली चीज़ें हो गई, उसमें इम्प्रोवाइज़ तो कर भी नहीं सकते, तो उसमें जैसा लिखा है बिल्कुल आपको वही कहना है, करना है। लेकिन कहीं कहीं चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें ऐसे शब्द होते हैं जो कि समथिंग कान यहाँ से पकड़ना है, कभी कभी क्या होता है कान यहाँ से पकड़ा जाता है, राइटर्स ऐसे लिखते हैं क्योंकि वो चीज़ें सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही है, उस चीज़ों को सिंपल लेकर जाओ, हार्ड मत करो, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ सर, जितना सिंपल हो सके ऑडिशन आप करो, बिकॉज आपका ओवरऑल पोटेंशियल, एनर्जी, डायलॉग डिलीवरी, फ्लुएंसी, कितनी अच्छे से आप डायलॉग बोलो, ये सब मैटर करता है ऑडिशन। तो आपने टीवी भी किया और उसके बाद वेब सीरीज में भी गए,
या फिल्म में गया अकीरा, जी। तो शूटिंग फॉर्मेट बिल्कुल बदल जाता है, बिकॉज कैमरा टेक्निक बदल जाती है, टेकिंग बदल जाती है, लाइटिंग बदल जाती है, टाइम भी आपको अच्छा मिलने लगता है ना? तो ये सब में जो फ़र्क आपने महसूस किया वो क्या था? सर फ़र्क बस ये है कि टीवी समझ लीजिए कि बहुत ही फ़ास्ट मीडियम है। यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही फ़ास्ट होती है। आपको नए-नए स्क्रिप्ट, कभी-कभी ऐसा होता है कि समय पे कुछ चीज़ें क्रिएट की गई है, चेंज हो गया है, समय पे पता चलता है पूरा सीन चेंज हो गया है। समय पे राइटर वहाँ पे लिख रहे हैं, आपको न्यूज़ आ रहा है मेकअप रूम में कि राइटर अभी लिख रहे हैं स्टोरी, आपको आधा घंटा दिया जाता है, आप तब तक फ्रेशन अप हो जाओ। आधे घंटे में स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट छन के आई और पता चला आपका भर-भर के 3-3, 4-4, 5-5 पेज का मोनोलॉग है। सामने आपकी को एक्ट्रेस के साथ या फैमिली के साथ एंड आपको वो प्रिपेयर करना है। सर आपके पास 10 मिनट का टाइम है सर, शॉट रेडी है सर, लाइट्स रेडी है सब, आप आ जाओ। अब उस 10 मिनट में सर आपको 3-4-5 पेज प्रिपेयर करना है। तो ये फास्ट मीडियम है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ये भी है कि आपको अच्छे से बखूबी तरीके से पता है आपके डायरेक्टर कौन है, आपके डायरेक्टर को आपसे चाहिए क्या, आपको ये भी पता है क्योंकि आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो जो शूटिंग होती है हम एडवांस में शूट करते हैं, इसलिए आराम से शूट करते हैं क्योंकि शो सेटअप होता है तो एडवांस में शूट करते हैं आराम से। लेकिन जब शो एक बार टेलीकास्ट हो जाता है तो ये वाली स्पीड हम फॉलो करते हैं। तो डायरेक्टर को भी पता है कि आपसे क्या निकलवाना है, आपको पता है आपका किरदार क्या है, तो वो उतना समय आपका बच गया वहाँ पे। बस आपको डायलॉग पढ़ना है, आपका जो किरदार है उसमें जाके आपको बोलना है, तो इट्स अ फास्ट मीडियम। लेकिन फ़िल्म में जैसे कि जब मैंने फ़िल्म की थी हकीरा फ़िल्म, तो मैंने ए आर मुरुगदॉस सर को वहाँ पे देखा था कि ए आर मुरुगदॉस प्रॉपर मतलब कि कोई भी चीज़ समझाना है, जैसे एक पुलिस स्टेशन वाला सीन था एंड सर वो जब थिएटर में आया तो 1.5 मिनट का भी सीन नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो सीन सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक शूट हुआ था। डिटेलिंग भी। डिटेलिंग या बिकॉज़ वहाँ पे यहाँ पे भी टीवी में भी वही चीज़ होती है, कैमरा एंगल अलग लगाना, बट जैसे कि मैंने आपको बताया फास्ट मीडियम होती है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही रैपिड करते हैं बट वहाँ पे डिटेलिंग करते हैं। डिटेलिंग मतलब ये डायलॉग ये बोलेगा, ये लड़का बोलेगा, ये डायलॉग ये लड़का बोलेगा, ठीक है कैसे बोलोगे एक बार बोल के दिखाओ, नहीं ये चीज़ को ऐसे करना है, ये चीज़ को ऐसे करना है। भले उनको पता है कि आपका कैरेक्टर क्या है बट स्टिल आपको डायरेक्टर का सुनना पड़ता है। डायरेक्टर जो बोल रहे हैं आपको बखूबी तरीके से करना है एंड वहाँ पे एक छोटी-छोटी चीज़ों का, जैसे वहाँ पे सीन था कि वो वड़ा पाव उठाए, वड़ा पाव खाए। तो वो वड़ा पाव उठाना, वड़ा पाव खाने के भी शॉट्स को प्रॉपर ग्लिम्बर लगाना, ये लगाना, क्रेन लगाना हो, प्रॉपर वड़ा पाव के शॉट को प्रॉपर यू नो कि पुलिस वाला खा रहा है। तो मतलब एक-एक छोटी-छोटी चीज़ों पे बारीकी पे वर्कआउट होता है। टीवी में हालाँकि वो चीज़ें नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है सर। तो वो चीज़ों में टाइम जाता है एंड लाइक अलग-अलग शॉट्स, अलग-अलग एंगल से जो लिया जाता है। टीवी में बहुत ही लिमिटेड शॉट लेके हम हटा देते हैं बट वहाँ पे बहुत सारे एंगल से एक ही शॉट लिया जाता है। तो उसमें टाइम टेकन होता है एंड वहाँ पे एज़ एन एक्टर मतलब ये वाली फीलिंग नहीं आती कि बहुत टायर्ड हो गए, बहुत थक गए। क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा टाइम दिया जाता है अपने कैरेक्टर को करने के लिए। एंड मैंने वेब सीरीज़ भी की है। वेब सीरीज़ बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ें होती है। लाइक जब भी वेब सीरीज़ करो तो वेब सीरीज़ में यही फ़ील आता है क्योंकि डायरेक्टर आपको पूरी तरह से छोड़ देते हैं कि भाई हम लोग रियल लोकेशन पे हैं। जैसे अभी ऋषिकेश में जब मैं शूट कर रहा था तो वहाँ पे राम झूला है। तो राम झूला पे परमिशन वगैरह तो लिया गया था बट वो भीड़ को थोड़ी ना हटाया जा सकता है। तो भीड़ को हटाने के लिए भी हमारे पास हमारे प्रोडक्शन से 2-3 बॉडीगार्ड्स थे। बट वो शॉट ही ऐसा लगा हुआ था सर कि मतलब कि प्रॉपर तरीके से आपको भागना है। कैमरा बीच में 3 जगह पे लगाया गया है, आपका भागने का शॉट है। तो अगर बॉडीगार्ड्स वहाँ पे रहेंगे तो वो दिख जाएंगे कैमरे में, तो उनको हटा दिया गया। अब हमें रियल भीड़ में भागना है डायलॉग्स बोलते-बोलते। तो क्या हो रहा था, जब मैं रियल भीड़ में डायलॉग्स बोलते-बोलते चोर के पीछे भाग रहा हूँ, तो भागते-भागते जब डायलॉग बोल रहा हूँ तो रियल ऑडियंस जो होती है, रियल पब्लिक, वो भी समझ रही थी कि वो चोर है। तो बीच में रोक-रोक के मुझे डिस्टर्ब करके पुलिस को बुला, पुलिस को बुला। तो मतलब यू नो, तो शॉट्स ऐसे में 3-4 बार रॉन्ग हो रहे थे। तो जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अलग-अलग मीडियम है बट मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, वी आर फ्रॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड हम शूटिंग के समय भी बहुत एंटरटेन करते रहते हैं अपने आप को और दुनिया को भी। अब उस बात को सोच के आज भी हँसी आती है, आज भी हँसी आती है और हाय हाय, है ना? अच्छा, ये भी होता है कि जब हम टीवी से जाते हैं फिल्मों में या वेब फिल्म में और या नए होते हैं, तो बहुत बार ना हम एडिट पे कर जाते हैं और बड़े-बड़े एक्टर कटे जी, उस बड़े-बड़े एक्टर कटे हैं। जैसे अनुपम खेर साहब का था कि वो पहली फिल्म थी उनकी जाने भी दो यार,
है ना। थ्रू आउट द फिल्म थे, डिस्को किलर नाम का कैरेक्टर था, और जब जाने भी दो यारो आई तो कर जैसा सुना था भैया, ऐसा होता था। कभी हुआ आपके साथ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अकीरा फ़िल्म में ही हुआ है मेरे साथ। मतलब अकीरा फ़िल्म जब मैंने शूट की थी तो नियर अबाउट हमारे टोटल 16-17 सीन शूट हुए थे। तो जब शूट हो रहे थे तो बहुत मज़ा आ रहा था। लाइक कॉलेज के थे सारे, यहाँ पे कॉलेज वगैरह में शूट हुए थे। एक बार रैली निकाले थे हम लोग, रैली का प्रॉपर शूट, डायलॉग्स प्रॉपर, सारी चीज़ें। बहुत जगह पे अच्छे खासे डायलॉग्स भी बोले गए थे। तो वो सारी चीज़ें जब हम करके आते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी थी मुझ में। एंड फैमिली को भी बोला था, आई डिड दैट फिल्म सोनाक्षी के साथ, ये वो अच्छा है, मज़ा आएगा। एंड प्रमोशन भी कर रहा था बहुत ज़्यादा। एंड जब मैं डबिंग में गया, मतलब नियर अबाउट 4-5 महीने के बाद डबिंग हुई। तो 4-5 महीने के बाद जब मैं डबिंग में गया तो AR मुरगुड़ा सर वहाँ पे थे। अमोघ उनके एसोसिएट थे। तो जैसे ही मैं डबिंग में गया तो मेरे सीन आए। एक जगह पे ये आए, नहीं सही ये ट्रक नहीं लेती थी, एक डायलॉग बोला। दूसरे जगह पे खड़ा था जी। तीसरे जगह पे आई थिंक हमें रैली निकालनी चाहिए, बहुत हो गया। ऐसा कुछ डायलॉग्स थे। 2-3 ही डायलॉग जैसे हुआ तो मैं बोला अभी आएँगे, बाकी भी बड़े-बड़े हैं मेरे अभी। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि कुछ-कुछ और डायलॉग्स जहाँ-जहाँ बोले हैं, वो सब आने वाले हैं अभी से। तब तक मैं हुआ, तब तक उधर से अमोघ बोलता है ओके। AR मुरगुड़ा सर बोलता है डन, आउट। व्हाट्स डन? बोलता है हमें मतलब बाकी से कट हो गया ना वो। कहता है 2.5 घंटे के ऊपर थोड़ी ना फ़िल्म बनाएँगे। तो आई वाज़ शॉक्ड। मैं बोला कि बाकी अमित सर, सोनाक्षी सर सबका कट। मैं बोला अच्छा तो मतलब सीन, वो बोले वो कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं। मतलब मुझे ये लग रहा था फ़िल्म कैसे बनेगी इतने सीन कट हो गए तो। लेकिन वो उनका रहता है कि वो चीज़ें पहले ही लेके रखे हैं, वो निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल मेरे साथ हुई है और ये बहुत पहले ही हो गई है सर। इसलिए अब ऐसा है कि मुझे अगर कुछ करना है तो बहुत ही शिद्दत से करना है, बहुत ही बोलते हैं ना चूज़ी नहीं बोल सकते सर, मतलब कि बहुत ही बोलते हैं ना दम लगा के अच्छी चीज़ें करनी है। जिसमें पोटेंशियल डालूँ, मेहनत डालूँ और सारे का सारा मेरे डायरेक्टर बाहर निकाल के ला सके मेरे। एक बात आप देखिए कि जितने भी एक्टर ऐसे हैं जिनके रोल कटे हैं, मैं बाद में बहुत बड़े एक्टर बने हैं। डेफिनेटली भी है। आप किसी की ले लीजिएगा, उनको बाद में इतना ज़्यादा मौका मिला है, क्योंकि अगर वो भी झेल गए एक बार, यार रोल कटता है। पंकज त्रिपाठी के साथ हुआ है, हाँ उनके साथ हुआ है, बहुत हुआ है। इरफान खान के साथ बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो जितने भी ऐसे हैं जिन्होंने ये भी साइकोलॉजी का प्रेशर झेल लिया, फिर वो निकल जाते कि चलो यार जितना काटता है काटो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा एक हो जाता है। तो अब जो तैयारी आपकी चल रही है वो बड़े पर्दे के लिए चल रही होगी। बिल्कुल सर, बड़े पर्दे के लिए है वेब सीरीज़। एक्चुअली सर मैंने अपने आप को मतलब टीवी में जितना समय था दिया है। एंड डेफ़िनेटली टीवी से अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ रहेगी तो मतलब कि यहाँ पे भी करते रहूँगा टीवी, बिकॉज़ आज जो कुछ भी हूँ मैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ टीवी। टीवी ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, ये मुकाम हासिल किया है मेरे लिए। तो डेफ़िनेटली टीवी के लिए हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा और मरते दम तक। बट अभी ये है कि अपने आप को अलग मीडियम के लिए खोलना है, बिकॉज़ मैं ये नहीं चाहता कि आशीष को लोग एज़ अ टीवी एक्टर ही जानें। अगर भगवान ने मुझे इतना स्ट्रगल करा के इस इंडस्ट्री में भेजा है, तो मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया को पता चले कि एक्चुअली मैं कलाकार कैसा हूँ। मैं इंसान तो डेफ़िनेटली आप सबको पता ही चल जाएगा। कलाकार अच्छा रहूँगा तभी जाके आप ढूँढोगे कि आशीष इंसान कैसा है। तो इसलिए पहले कलाकार बनना ज़रूरी है। काम करते करते ही जब लगातार काम होता है तो भी क्या कभी कुछ डर लगा? सर डर लगा है वक़्त से, एक्चुअली समय से। मेरा ये मतलब ना पर्सनल रियलाइज़ेशन है कि लाइक जब मैं काम करते रहता हूँ, अचानक से ऐसे ही कभी-कभी पिछले जैसे अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, तो मैं जब अपनी कहानी बता रहा था, अचानक से मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार कितना समय हो गया। मतलब समय भाग रहा है बड़ी बड़ी तेज़ी से। ये अभी बैठे-बैठे हमारे नियर वो 15-20 मिनट आधे 1 घंटे निकल गए, लेकिन हमें पता नहीं, ये आधा घंटा फिर लौट कर नहीं आएगा। तो वो एक डर ये है कि समय बड़ी तेज़ी से भाग रहा है। अगर उस समय को बीट करना है तो आपको भी भागना है। क्योंकि एक 50-55 में जब हम पहुँचे, 60 में पहुँचे, तो ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार, समय का यूटिलाइज़ेशन जो होता है ना, समय का सदुपयोग नहीं किए यार, समय को ना। तो ये वाली चीज़ें कभी-कभी होती है जब हम आइडियली घर पे बैठे रहते हैं या सेट पे शॉट दे के आके मेकअप रूम में बैठे रहते हैं। ये फीलिंग, प्राउड फीलिंग तो आती है सर कि आई एम डूइंग व्हाट आई वांट, मुझे जो चाहिए वो तो चीज़ें कर रहा हूँ। बट यार और भी बहुत कुछ करना है, उसके लिए कैसे मैनेज करूँ? एंड ये समय कैसे होगा? मतलब और जब फ्री टाइम मिलता है, तो उस फ्री टाइम में दिमाग यही सोचते रहता है
कि एक्चुअली अब अगला स्टेप कैसे रखना है। वो अगला स्टेप कैसे रखना है वही सोचने में 2-3 घंटे निकल जाते हैं। डर और डर के बाद अगला स्टेप क्या रखना है, वो वाला जो कॉन्फिडेंस है कम रहना, वो कैसे आप? वो सर डेफिनेटली मैं अपना कॉन्फिडेंस अपने आप से इसलिए लेकर आता हूँ। मैं बस यही चीज़ मानता हूँ कि एक समय था जब मैं इंडस्ट्री में आया था, मेरे पास कुछ नहीं था। एक बैग लेकर उठाता था, आ जाता था ऑडिशन में, बहुत जगह से रिजेक्ट भी होता था कि भाई बोलते ना। आज मैं कहीं पे भी जाता हूँ, किसी भी प्रोडक्शन में जाता हूँ, सब जानते हैं कि यार आशीष है, यू डूइंग अमेजिंग, यार अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है। तो जब मैंने इतना अचीव कर लिया है, जब आज मैं मुंबई में अपनी फैमिली के साथ यहाँ मलाड जैसी जगह पे रह रहा हूँ, अच्छा खासा एक्सपेंसेस है, सारी चीज़ें हैंडल कर रहा हूँ, ये सब मुझे मेरी मेहनत ने ही दिया है ना, तो ठीक है आशीष रिलैक्स। तो आज जो सोच रहा है, अभी जो सोच रहा है, ये भी चीज़ें ज़रूर होगी। और मैनिफेस्ट जो होती है चीज़ें, ये बिलीव करता हूँ सर मैं से। एंड नसीब जो चीज़ होती है, नसीब का डेफिनेशन मेरे लैंग्वेज में अलग है। कि अगर एक बंदा ऑडिशन देने आया है मुंबई में, वो यही सोच रहा है कि मेरा सब कुछ नसीब होगा। नसीब सर उसे बोलते हैं कि बंदा आज आया, ट्रेन से उतरा, 3 दिन 4 दिन दौड़ा, उसे किसी शो में लीड हीरो मिल गया, ठीक है? उसे मैं बोलूँगा कि यू गॉट फ्रॉम नसीब, बोलते हैं ना यू हैव लक, या गुड लक, नाइस, यू गॉट द शो। बट मैं उसे नसीब कभी नहीं बोलूँगा सर कि एक बंदा आया, 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने में कम से कम उसने 50-60 जगह ऑडिशन दिया, और 50-60 जगह ऑडिशन देने के बाद किसी एक ऑडिशन में वो सेलेक्ट हुआ। और लकीली उस समय लोग क्या बोलते हैं, देखिए मेरे मुंह से भी निकल रहा है लकीली, कि यार नसीब से यार मिल गया फाइनली। इट्स नॉट नसीब, इट्स योर हार्ड वर्क। कि आप जब 50 जगह ट्राई किए ही नहीं होते तो एक जगह तुक्का कैसे लगता भाई? आपने 50 जगह ट्राई किया है, भागे हो, ठीक है ना? वो आपका नसीब बोलो, कुछ भी बोलो, बट दैट्स नॉट, बोलते हैं ना, वो नसीब नहीं हो सकता, वो आपका मेहनत है। आपने 50 जगह भागे, आप मेहनत की हो, तब जाके आपको एक जगह। आपने कहा कि जब आप आए तो आप मेरे लोगों से, जिन्होंने की बड़ी बड़ी एकेडमी से थे, थिएटर बैकग्राउंड था, ओके, लहजे में उनकी बातचीत में लगा आज कर है ना, और उन्होंने बोला कि आइडिया नहीं और हेल्प नहीं किया, है ना, होंगे तो वो भी इसी इंडस्ट्री में, बिल्कुल बिल्कुल है ना, लेकिन आपने उनके सबको देखने के बाद भी अपना इरादा नहीं छोड़ा नहीं। कि ठीक है कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, और रास्ता निकल ही गया बिल्कुल। तो एट लास्ट रास्ता निकल ही जाता है, और आपके लिए इस तरह से नए नए रास्ते बनते रहें, निकलते रहें, आप बड़े पर्दे पे बहुत जल्दी दिखाना चाहिए, यही मेरी विशेष है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जिस तरह से आपने ऑडियंस के साथ दिल खोल के बातें शेयर की। एंड मैं सभी ऑडियंस को ये भी कहना चाहता हूँ कि वीरेंद्र सर सभी न्यू कमर्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, सर ने बहुत ही बखूबी से इंडस्ट्री की बारीकी को देखे हैं, गहराई को देखे हैं। क्योंकि यहाँ पे आके ना जो गुमराह हो जाते हैं ना कुछ लोग, की ऑडिशन ही नहीं समझ में आता, आधे से ज़्यादा लोगों को कि जेन्युइन ऑडिशन हो का रहा है। एक्चुअली जेन्युइन नाम की कोई चीज़ होती नहीं। मैं बोल रहा हूँ फ्रॉड ऑडिशन हो रहा है, गो प्रोसीड। अब जब जाओगे आपको एटलीस्ट ये डिफरेंशिएट तो समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेने का तरीका क्या है, वहाँ पे लेने का तरीका क्या है, ऑडिशन लेने का तरीका। तो आपको हर एक जगह पे आइडिया आते रहेगा, क्योंकि ये सारे फेज से हम खुद गुजरे हैं। कि क्योंकि कोई चीज़ फ्रॉड नहीं होता। अगर सामने बंदा एक खड़ा है, कैमरा लेके खड़ा है, तो दैट्स नॉट, बोलते हैं ना, फ्रॉड। वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है, ठीक है ना। आप कहाँ आपका वो क्लिप पहुँच जाए नसीब से, क्या बोलो कुछ नहीं बोलो, यू नो, डेफिनेटली आप ट्राई मारते रहो, कोशिश करते रहो, कुछ ना कुछ तो होगा। तो सर बहुत मेहनत करते हैं सभी के लिए। एंड कहीं ना कहीं आज से 3-4 साल 5 साल पहले मैं सर के भी कुछ वीडियोस वगैरह देखता था, मोटिवेट होता था, बिकॉज सर हमेशा से मोटिवेट करते रहे हैं सभी को। आपके सोशल हैंडल पे अगर कोई भी फैन जुड़ना चाहे और समझना चाहते, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? या बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आशीष दीक्षित ऑफिशियल। आप इंस्टाग्राम आईडी पे आके मुझे पिंग कर सकते हैं। एंड मेरी आदत है कि जब भी मतलब कि 2-3 दिन टाइम रहता है तो मैं हिडन में जाके सबकी रिक्वेस्ट देखता हूँ कि कुछ अगर इंपॉर्टेंट मैसेज है, कोई बोलता है कि सर आई वांट टू बी एन एक्टर, सो डेफिनेटली मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि यू प्रोसीड विद दिस प्रोसेस, यू नो, प्रोसीजर्स एंड ऑल। मैं उन्हें मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ। मेरी आज भी आदत है, मतलब बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि सर, कुछ बंदे होते हैं जो गाँव में बैठे हुए रहते हैं। सबसे पहले तो मैं यही बोलता हूँ कि फैमिली को कन्विंस करो, क्योंकि सर अगर फैमिली कन्विंस होती है आपकी, तो आपके पास सबसे बड़ा विल पावर आ जाता है, आपके पास पावर आ जाता है कि मेरी फैमिली है यार, मेरे साथ खड़ी है। अगर आपके परिवार आपके साथ नहीं है ना, तो आप आके मुंबई में अगर कहीं भी रिजेक्शन भी होता है ना, तो आपके दिमाग में ना गलत थॉट आता है, आपके दिमाग में डर बैठता है, आगे कुछ करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है फैमिली सही है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली आपका सपोर्ट की है तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे और करना है। तो फिर इस वादे के साथ, इरादे के साथ कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे,
एक बड़े पर्दे की बड़ी कहानी शेयर करेंगे लोगों के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।